तो यूपी में इस वक्त हम आपको बता दें, राजभवन के बाहर हलचल बहुत तेज है। 3 नाम जो कि कैबिनेट विस्तार में शामिल होंगे अभी तक एंटर कर चुके हैं। अभी भी सस्पेंस गहराया हुआ है कि क्या आखिरी दौर में पता चले कुछ नाम बदल जाएं, अचानक से कोई नया चेहरा देखने को मिला। अभी तक जो 3 नाम फाइनली हम आपको बता सकते हैं वो है संजय गौड़, इसके अलावा धर्मवीर प्रजापति, संगीता बिंद जो पहुंचे हुए हैं राजभवन, क्योंकि अब से 10-15 मिनटों के भीतर देखिए और कौन कौन से मंत्री बन सकते हैं वो भी हम आपको लगातार दिखा रहे हैं। ब्राह्मण वोट को साधने के लिए जितिन प्रसाद, पलटू राम, इनका भी नाम बताया जा रहा है, लिस्ट में शामिल है। 7 चेहरे बताया जा रहा है जो कि आज मंत्री पद की शपथ लेंगे। लेकिन बड़ी बात यह कि जगह सिर्फ मंत्रिमंडल में 6 के लिए है और वहां पर कुछ और हलचल देखिए। उससे पहले हेमंत सर, मैं आप ही के पास दोबारा एक बार आना चाहूंगी। ठीक है, मुझे लगता है मानस के पास कुछ और इंफॉर्मेशन भी है। सर मैं आ रही हूं अभी तुरंत आपके पास। मानस, और कौन कौन से नाम जो दिखे हैं वहां पर जो लिस्ट में शामिल थे? देखिए, आपको मैं कंफर्म लिस्ट बता रहा हूं। लिस्ट मेरे पास आ चुकी है। जितिन प्रसाद, इनको कैबिनेट मिनिस्टर बनाया जाएगा, ब्राह्मण समाज से आते हैं, शाहजहांपुर से। दूसरा नाम पलटू राम का है और तीसरा नाम छत्रपाल गंगवार है जो बरेली से आते हैं। संगीता, बलवंत बिंद, यानी जितने भी नाम अब तक हम न्यूज 24 दिखाता उन सब पे मोहर लग चुकी है। धर्मवीर प्रजापति, संजीव कुमार, देखिए संजीव कुमार 2 थे लेकिन संजीव कुमार गोंड है जो अनुसूचित जात से आते हैं और सोनभद्र ओबरा के हैं। और इसके अलावा दिनेश खटिक, यानी ये 7 नाम है। जो 7 नाम हम आपको शुरुआत से बता रहे थे वो 7 नाम जो है वो कंफर्म हो चुके हैं। जो जितिन प्रसाद है उनको कैबिनेट मिनिस्टर बनाया जा रहा है और आप देख रहे हैं कि ये देखिए राजभवन पे एक बार फिर से हलचल तेज हो गई और मुख्यमंत्री के देखिए आने का वक्त हो गया है। आप देख रहे हैं कि पुलिस कमिश्नर भी पहुंच चुके हैं यहाँ पर और लखनऊ के जिलाधिकारी भी आ चुके हैं। बस अब मुख्यमंत्री के आने का इंतजार हो रहा है। सभी नाम पहुंच चुके हैं। आपको जो मैंने 7 नाम बताए, ये 7 नाम कंफर्म नाम है और ये न्यूज 24 सुबह से दिखा रहा था और इस पर अब मुहर लग चुकी है। ये 7 लोग अभी कुछ ही पलों में शपथ लेंगे। बस मुख्यमंत्री के आने का इंतजार हो चुका है। बाकी आप देख रहे हैं कि सभी जितने भी मंत्री, जितने भी अतिथि थे वो सभी पहुंच चुके हैं और देख रहे हैं कि उत्तर प्रदेश सरकार के जो बड़े वरिष्ठ अधिकारी ब्यूरोक्रेट थे वो भी पहुंच चुके हैं। देखिए मुख्य सचिव भी और अपर मुख्य सचिव अवनीश अवस्थी पहुंच चुके हैं। तमाम दूसरे देख रहे हैं जो अधिकारी जिनकी यहाँ पर मौजूदगी जरूरी है वो पहुंच चुके हैं। आप देख रहे हैं कि लगातार यहाँ पर जो लोगों के आने का सिलसिला है वो जारी है। लेकिन इस वक्त की जो सबसे बड़ी खबर जो हमने आपको बताई वो ये है कि वो 7 नाम जिसको न्यूज 24 दिखा रहा था वो कंफर्म हो चुके हैं। ये भी कंफर्म है कि जितेंद्र प्रसाद को कैबिनेट मिनिस्टर बनाया जाना और उनका नाम लिस्ट में सबसे पहले है। यानी ये इस बात का साफ संकेत है कि जो ब्राह्मणों को लेकर के जिस तरह की कश्मकश उत्तर प्रदेश में चल रही थी तमाम सियासी दलों के बीच, उसमें अब भारतीय जनता पार्टी एक बड़ी बात। मानस, एक बात बताइए, बेबी रानी मौर्य इनका नाम शामिल नहीं है? नाम उसमें सबसे ऊपर है। कैबिनेट मिनिस्टर उनको बनाया जा रहा है। जी, बेबी रानी मौर्य का नाम बिल्कुल भी शामिल नहीं है इसमें। इसके अलावा जो नाम, जो बाकी 6 नाम है, या ये सिर्फ 2 ही समुदाय से आते हैं, या तो वो दलित जात से आते हैं या वो पिछड़े वर्ग के हैं। एक नाम इसमें सवर्ण समाज का है, वो है जितिन प्रसाद जिनको कैबिनेट मिनिस्टर बनाया जाना है। और बाकी जो मंत्री हैं उनमें उसमें किसी को स्वतंत्र प्रभार तो किसी को राज्य मंत्री बनाया जाना है। लेकिन जितिन प्रसाद का कैबिनेट मिनिस्टर बनाया जाना, उनके नाम को लेकर के मुहर जो लगी है अपने आप में सबसे बड़ी खबर यही है कि कांग्रेस से आया हुआ एक ऐसा चेहरा जिसने ब्राह्मणों को लेकर के लंबे समय तक बीजेपी सरकार को कटघरे में रखा, आज वो भारतीय जनता पार्टी के मंत्रिमंडल में एक बड़े चेहरे के तौर पर शामिल हो रहा है। और उसके सहारे भारतीय जनता पार्टी अब जो बसपा का जो प्रमुख सम्मेलन है, ब्राह्मणों को जोड़ने की जो कवायद है, जो समाजवादी पार्टी की तरफ से जो कवायद की जा रही है, एक तरीके से जवाब देने की कोशिश की जा रही है। जी हेमंत सर, आपको केंद्रीय मंत्रिमंडल विस्तार याद होगा जो कि 8 जुलाई को हुआ था। उसमें भी हमने देखा 4 ओबीसी 2 दलित थे और अभी भी देखिए ये जो नए नाम सामने आए हैं इनमें भी सभी ओबीसी और दलित इसी कैटेगरी से आते हैं। तो ये क्या समझ पा रहे हैं आप? वहां पर भी ये दिखाने की कोशिश हुई 40 से 45% जो वोट बैंक है वो कितना सद पाएगा ओबीसी का, अगर गैर यादवों की हम बात करें बीजेपी के लिए। इसके अलावा 22% जो दलित आते हैं उसमें अगर हम आधे जो बीएसपी का वोट बैंक है जाटव उसको छोड़ दें तो बाकी कितना ज्यादा साध पाएगी बीजेपी इस विस्तार से? देखिए ऐसा है, ये जो सियासत का गणित करने वाले लोग उत्तर प्रदेश में थे, मैं पहले कह रहा था कि जिन्होंने 8 बार मुख्यमंत्री पद की शपथ ली उससे ज्यादा बड़े गणितज्ञ निकल गए भारतीय जनता पार्टी वाले, क्योंकि उन्होंने वो दांव पकड़ा और उस दांव के अलावा और भी चीजें जरूरी होती है उनको पकड़ा और उसी का नतीजा है 2014, 2017, 2019
2014, 2017 और 2019 के चुनाव जीतने में दो बड़े फैक्टर रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में जो गए और जिन पे उन्होंने मेजर फोकस, मेजर थ्रस्ट उन्होंने रखा। जातिगत इक्वेशन, जाति में ब्राह्मण उनके साथ पहले से था और ज्यादा इंटैक्ट हुआ। ओबीसी, गैर यादव ओबीसी ने टूट करके भारतीय जनता पार्टी के साथ दिया। 73 सीट 2014 में, उसके बाद 324 सीट 17 के असेंबली इलेक्शन में, और जब 2019 भारतीय जनता पार्टी को कमजोर समझा जा रहा था तो भी भाजपा ने उन्हीं चीज फोकस किया। धर्म का तड़का लगाते हैं और जाति का कैलकुलेशन करते हैं। और उत्तर प्रदेश की राजनीति की सबसे बड़ी स्थापित सच्चाई यह है कि जिसने यहाँ की जाति को समझा और पकड़ाव कामयाब हुआ। लेकिन विनोद जी ने जैसा इशारा किया था कि ब्राह्मण नाराज है, इसमें कोई शक नहीं है, आम चर्चा है और ऐसा महसूस किया गया है तमाम कारणों से। हो सकता है किसी एक इंडिविजुअल के नाते या तमाम कारणों के नाते। ओबीसी में निश्चित रूप से जब केशव को चीफ मिनिस्टर नहीं बनाया गया तो एक निराशा हुई, उनको बड़ी उम्मीदें थी। और ओबीसी जात से जो मिनिस्टर्स कैबिनेट में इंडक्ट किए गए उनको भी कोई बहुत महत्वपूर्ण विभाग नहीं दिए गए। इसलिए अक्सर देखा गया होगा कि स्वामी प्रसाद मौर्य की नाराजगी की चर्चा चलती है, केशव की नाराजगी की बात लोग समझते ही है। ये सारी चीजें थी। तो इनको साधने के लिए इनके पास एक ही रास्ता था, चाहे यूनियन कैबिनेट की रिसफल में, चाहे और जब लोग कहते थे विनोद जी कि मंत्रिमंडल विस्तार नहीं होगा, अशोक तिवारी यहाँ मौजूद है, मानस श्रीवास्तव मौजूद है, अकेला व्यक्ति जो लगातार कह रहा था कि भारतीय जनता पार्टी लाभ का कोई अवसर छोड़ेगी नहीं, चाहे उसको 2 महीने 2.5 महीने बचे हो मंत्रिमंडल विस्तार करना हो। तो जातीय कैलकुलेशन दुरुस्त करने के लिए क्षेत्रीय, जैसे क्षेत्र का आप देखिए कि 3 लोग इंडक्ट हो रहे हैं पूर्वांचल से। पूर्वांचल मतलब अवध पूर्वांचल जुड़ा, बलरामपुर, गाजीपुर, सोनभद्र। 2 वेस्टर्न यूपी, धर्मवीर प्रजापति आगरा, हस्तिनापुर मेरठ से कटिंग, दिनेश कटिंग, और 2 रोहिलखंड से। हालांकि रोहिलखंड की जो दोनों सीटें हो लगभग लगी हुई हैं, शाहजहांपुर और बहेड़ी की सीट। अब होता क्या है, किस कीमत पे हो रहा है जी? देखिए विनोद जी, भारतीय जनता पार्टी का जो मूल तत्व है, उसकी अपनी जो खुद की पूंजी है, उसके अपने जो ओरिजिनल कार्यकर्ता हैं, वो भले निगलेक्ट हो जाएं, लेकिन मौके पर वो अवसर जाति कैलकुलेशन से लोगों को जरूर देगी। जैसे आप देखिए विद्यासागर सोनकर जैसा खटिक समाज का बहुत स्थापित नेता है, जिसने पूरी जिंदगी खपा दी भारतीय जनता पार्टी में, उनको कोई अवसर नहीं मिल रहा है क्योंकि क्षेत्रीय संतुलन में वो गड़बड़। ठीक है सर, जो कुछ आप बता रहे हैं उसको शामिल करते हुए ये तस्वीरें हम दिखा दें एक बार। राजभवन के भीतर की तस्वीरें भी अब देखिए सामने आ गई हैं। यहाँ पर तैयारियां अंतिम रूप देने की कोशिश की जा रही है और जल्द ही यहाँ पर शपथ ग्रहण की तस्वीर भी सामने आ जाएगी। लेकिन विनोद सर, मैं आपको भी अब इसी चर्चा में आगे जोड़ लेती हूँ, जैसा कि हेमंत से कह रहे थे। अब जितिन प्रसाद एक मात्र ऐसे चेहरे, ब्राह्मण चेहरे जिनको कैबिनेट में जगह दी जाएगी, लेकिन जितिन प्रसाद अगर शामिल हो जाते हैं, एक चेहरा बना दिए जाते हैं, कितना प्रभाव डाल पाएंगे? अभी जो, क्योंकि लगभग 3-3.5 महीनों का वक्त बाकी है, कोड लगने में दिसंबर के मिड तक शायद कोड लग भी जाए, तो तब तक जितिन प्रसाद का कितना असर होगा? प्रबुद्ध सम्मेलन हमने देखा बीएसपी की तरफ से, हालांकि बीजेपी भी कोशिश कर रही है, सभी पार्टियां अलग अलग स्तर पर कोशिश कर रही है। वो ब्राह्मण वोट बैंक इस बार कितनी मजबूती और किसकी ओर ज्यादा जाता हुआ नजर आता है? देखिए, ब्राह्मण वोट बैंक तो भारतीय जनता पार्टी का एक तरह से मूल जनाधार है, जो कभी कांग्रेस का हुआ करता था। और जितिन प्रसाद क्योंकि केंद्र में मंत्री रहे हैं, उत्तर प्रदेश में एक जाना पहचाना नाम है, एक बड़ा चेहरा मान सकते हैं उनको, लगातार जो है कांग्रेस के बड़े नेता रहे हैं। और जो इलाका है शाहजहांपुर, आपका बरेली, हरदोई, सीतापुर, ये जो बेल्ट है, जो अवध और रुहेलखंड का मिला जुला इलाका है, खीरी, लखीमपुर, इस पूरे इलाके में जो ब्राह्मणों को लेकर के राकेश तिवारी को केंद्र मंत्री बनाया गया, तो वो लखीमपुर के हैं, खीरी के। अब जितिन प्रसाद को सेंटर यहाँ उत्तर प्रदेश में बना रहे हैं कैबिनेट मिनिस्टर। तो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी ब्राह्मणों को संदेश देने की कोशिश कर रही है कि भाई आप हमारे हो, हम आपको पूरा सम्मान दे रहे हैं। अब ये जितिन प्रसाद की अपनी राजनीतिक योग्यता और राजनीतिक मेहनत पर निर्भर करेगा कि भारतीय जनता पार्टी ने जो उनसे वादा किया था जब उनको पार्टी में शामिल किया था कि आपको सम्मान दिया जाएगा, आपको जिम्मेदारी दी जाएगी, और वो जिम्मेदारी दे दी गई। अब ये जितिन प्रसाद कितनी मेहनत करते हैं और किस तरह से जो स्वयं उनका मुद्दा था ब्राह्मणों की नाराजगी का, उसको डाइल्यूट करके ब्राह्मणों को पार्टी के पक्ष में कितना गोलबंद कर पाते हैं, ये उनके रणनीतिक कौशल पर निर्भर करेगा।
लेकिन इसमें महत्वपूर्ण बात यह है, जो भी हेमंत तिवारी भी कह रहे थे, कि भारतीय जनता पार्टी जो नए जमाने की भारतीय जनता पार्टी है, मोदी जी और अमित शाह जी की और नड्डा जी की जो भाजपा है, उसमें जो लोग बाहर से आते हैं और उनकी उपयोगिता अगर है तो उस उपयोगिता का पूरा इस्तेमाल पार्टी करती है, भले इसके लिए उनको अपने पुराने प्रतिबद्ध कार्यकर्ताओं को दरकिनार करना पड़े। क्योंकि भाजपा को मालूम है जो पुराने कार्यकर्ता है वो कहीं नहीं जाएंगे, वो पार्टी के साथ रहेंगे। अब लक्ष्मीकांत वाजपेयी जो है भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष थे, मुखर ब्राह्मण नेता है, सब कुछ है, लेकिन किनारे पड़े हुए, कई बार उनका नाम चला लेकिन उनको कुछ नहीं मिला, लेकिन वो कहीं नहीं जाएंगे। तो जितिन प्रसाद जो आए अभी, अब वो कैबिनेट मिनिस्टर बन रहे हैं, तो भाजपा को अच्छी तरह मालूम है कि उनके जो प्रतिबद्ध संघ दीक्षित कार्यकर्ता हैं, जो संघ से निकल करके और रैंक एंड फाइल से आते हैं, वो वहीं रहेंगे और पार्टी के लिए काम करेंगे हर परिस्थिति में। उपयोगिता तो होती है सर, लेकिन बाद में पुरस्कार इतना बड़ा नहीं मिलता है, ये भी हम सभी जानते हैं। बीजेपी इसके लिए भी बहुत मशहूर है। लेकिन क्या ये बात समझ आती है हेमंत जी, क्या ये ऐसा इस बार लग रहा है इस चुनाव में कि धर्म से बड़ा इस बार जातिगत समीकरण नजर आ रहा है, इस चुनाव में जाति ही चलेगी? बात जान लीजिएगा, यूपी की सबसे बड़ी राजनीतिक सच्चाई जाति है। जाति गोलबंदी चुनाव को प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित करती है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने एक बड़ा काम किया और इनका एक, आप प्रथम दृष्टया देखें तो एक तरीके से अगर पॉलिटिक्स में कोई मोडस ऑपरेंडी ढूंढी जाए तो इन्होंने यही तो देखा कि धर्म और जाति दोनों का एक ऐसा कॉम्बिनेशन तैयार किया, एक ऐसा रसायन तैयार किया राजनीति में जो बहुत मारक है। धार्मिक खिंचाव उत्तर प्रदेश में पिछले 2-2.5 दशक के दौरान बहुत ज्यादा हुआ है। खासतौर से जो राम मंदिर बाबरी मस्जिद का विवाद जब से शुरू हुआ, तब से सबसे बड़ा अंग भारतीय जनता पार्टी की राजनीति का धर्म आधारित इनकी जो सोच है वो रही। और आप देखिएगा अल्टीमेटली चुनाव कुछ भी चले, दूसरे तीसरे चरण तक धर्म की बात आई जाती है। स्वयं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जब तीसरे चरण का चुनाव बदायूं प्रचार करने गए थे, तब उन्होंने स्मशान और कब्रिस्तान की बात कर दी और वहीं से फिर ये वाली लाइन चली गई। जाति तो इन्होंने जोड़ रखी है, इनको पता है, इनको पहले पता था कि ओबीसी पूरी तरीके से इंटैक्ट होकर के इनके साथ है। इनको पता था कि ब्राह्मण एकदम से एकजुट होकर के मैक्सिमम संख्या में इनके साथ है। तो फिर इन्होंने कहा और क्या चीज चाहिए, एक स्पेशल कंपोनेंट उत्तर प्रदेश की पॉलिटिक्स में पिछले 3 दशक का मस्ट हो गया है, वो धर्म है। अगर आपको अच्छा सर, ये एक तस्वीर सामने आ रही है, हेमंत साहब रुक जाइए, ये तस्वीर सामने आ रही है, देखिए मंत्रिमंडल विस्तार से ठीक पहले, और मुस्कुराते चेहरे आप देख सकते हैं। जिनको जिनको आज मंत्री पद की शपथ लेनी है, वो तमाम चेहरे यहाँ मुस्कुराते हुए कैमरे में कैद हुए हैं। पहली तस्वीर आप ये राजभवन के भीतर से इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं, और अब नाम भी तय हमने आपको बता दिए। जो जो चेहरे आज शामिल हो रहे हैं इस विस्तार में, वो नाम तय होकर के सामने आ चुके हैं। इनमें संगीता बिंद, पलटू राम, जितिन प्रसाद, संजय गौड़, दिनेश खट्टिक, धर्मवीर प्रजापति, छत्रपाल गंगवार, ये नाम देखिए। केशव प्रसाद मौर्य भी और जितिन प्रसाद उनके साथ काफी खुश नजर आ रहे हैं, जितिन प्रसाद मौर्य। लेकिन विनोद सर, ये वो जितिन प्रसाद मौर्य हैं जो कांग्रेस में रहे। ये कांग्रेस वो पार्टी जिसने 6 बार सीएम दिए, ब्राह्मण सीएम दिए उत्तर प्रदेश को, और आज हाशिए पर जाती नजर आ रही है। आज ये वो पार्टी है जिसको मस्जिदों के बाहर पर्चे बांटने पड़ रहे हैं। कहां देखते हैं इन स्थितियों में, जब समाजवादी पार्टी बीजेपी अपना अपना धड़ा चुन चुकी है, अपने अपने वोट बैंक को साधने में जुटी हुई है, तो क्या आज की स्थिति में कांग्रेस कंफ्यूज नजर आती है? कांग्रेस तो उत्तर प्रदेश को लेकर 1990 से ही कंफ्यूज है। 1990 से जब सरकार से बाहर हुई 89 में, उसके बाद से ही कांग्रेस उत्तर प्रदेश को लेकर उसके पास न नीति है, न नेता है, न नियत, न दिशा है। ये तो हम सब लोग जानते हैं। मैं तो खुद लखनऊ में रहा हूँ, लगातार हमने कवर किया है, वो दौर भी कवर किया जब केंद्र पे जब कांग्रेस का जो है जमाना होता था। ये जितिन प्रसाद जी के पिताजी जितेंद्र प्रसाद जी कांग्रेस के उत्तर प्रदेश के अध्यक्ष होते थे। तब भी कांग्रेस जो है इसको लेकर के कि क्या करना है उत्तर प्रदेश, कभी वो मुलायम सिंह को समर्थन करती थी, कभी वो बसपा के साथ गठबंधन करती थी, कभी अकेले लड़ने की बात करती थी, कभी अखिलेश के साथ चले गए, कभी तो कांग्रेस के पास उत्तर प्रदेश और बिहार, इन 2 राज्यों को लेकर के तो कांग्रेस जो है, जिन राज्यों से कांग्रेस ताकत पाती थी, आज उन्हीं राज्यों में कांग्रेस गड्ढे में पड़ी हुई है। और प्रियंका गांधी के आने के बाद तो बहुत उम्मीद थी कि कांग्रेस में कोई सुधार आएगा, कांग्रेस कुछ नया कुछ करेगी, लेकिन वो भी एक तरह से निराशाजनक उनका पूरा प्रदर्शन रहा। 2019 के चुनाव में उनकी लॉन्चिंग हुई। चलिए 19 के चुनाव में हम कह सकते हैं कि भाई मोदी जी का एक प्रभाव था और बालाकोट के बाद पूरे देश में राष्ट्रवाद का ज्वार था, लेकिन उसके बाद जो लगातार 2 साल 2.5 साल जो निकल गए,
न तो प्रियंका गांधी ने उत्तर प्रदेश में कोई मेहनत की, खाली उनकी एक उपस्थिति एक यथा कथा किसी घटना पे हाथरस चली गई, कभी सोनभद्र चली गई, कभी लखनऊ आ गई, लेकिन जो एक सस्टेन जो एक जरूरत थी वो, और उत्तर प्रदेश कांग्रेस संगठन के अध्यक्ष पद पर उन्होंने अजय लल्लू को बनाया। अब लल्लू जी विधायक तो हैं, विधायक तो नेता थे, अब वो देवरिया जिले के हैं, पूरे उत्तर प्रदेश में उनकी अपनी कोई पहचान नहीं है। तो कांग्रेस ये तय नहीं कर पा रही है कि उसको किस वोट बैंक को साधना है, क्या करना है, कौन सा प्रोग्राम लेना है, कार्यकर्ताओं की टीम तैयार करनी है या नेता बनाना है। तो इसलिए कांग्रेस को अब जितिन प्रसाद खुद कांग्रेस में रहे और बिल्कुल देखिए बीजेपी में आने के लिए क्यों मजबूर होना पड़ा, क्योंकि कांग्रेस में उनको कोई जिम्मेदारी नहीं थी उत्तर प्रदेश में। और आखिर बीजेपी जितिन प्रसाद का क्या महत्व देख रही है जो कांग्रेस नहीं देख पाई। इसलिए तो अभी हेमंत जी भी कह रहे थे कि वो जो बारीक चालें हैं, जो सियासी गोटियां कैसे बिठानी है, ये बीजेपी सबसे बेहतर तरीके से जानती है उत्तर प्रदेश। अगर उत्तर प्रदेश के चुनाव भी क्या, कहीं के भी चुनाव की बात कर ली जाए तो। हमारे साथ ये जो तस्वीरें इस वक्त दिखा रहे हैं हम राजभवन के बाहर से, इस वक्त मानस श्रीवास्तव भी मौजूद है। मानस, अब तो सब लोग आ चुके हैं, ऐसा लग रहा है बस इंतजार किस बात का है, कितने पलों में अब शुरुआत होगी? देखिए, बस कुछ पलों का ही वक्त बाकी है और प्रदेश के मुख्यमंत्री भी पहुंचने वाले हैं और जो तमाम जो लोग हैं जिनको शपथ लेनी है वो भी पहुंच चुके हैं। बस कुछ पलों में शुरू हो जाएगा, लेकिन एक और बड़ा महत्वपूर्ण ऐलान भारतीय जनता पार्टी की तरफ से किया गया। 4 नाम जो भेजे गए हैं एमएलसी के लिए, उसको भी आपको किया गया। 4 नाम जो भेजे गए हैं एमएलसी के लिए, उसको भी आपको मैं बता दूं बहुत जल्दी से। इसमें फिर नाम जो है वो जितिन प्रसाद का है, उनको एमएलसी बनाने के लिए नाम भेज दिया गया है, यानी जितिन प्रसाद एमएलसी होंगे। अच्छा। साथ में शामली से वीरेंद्र सिंह गुर्जर। बहुत समय से इस बात की चर्चा चल रही थी कि जाट गुर्जर समाज की नाराजगी को दूर करने के लिए वहां से पश्चिम से जरूर किसी न किसी का नाम भेजा जाएगा, तो वो भी। और तीसरा नाम जिसको लेकर के चर्चा हो रही थी, संजय निषाद, उनके नाम पर भी मोहर लग गई है, उनको भी भेज दिया गया। इसके अलावा एक नाम और है, वो है गोपाल अंजान भुर्जी, मुरादाबाद से हैं ये। तो ये 4 नाम और भेजे गए हैं, यानी एक ही दिन में भारतीय जनता पार्टी ने कई सारे तीर एक साथ चला दिए। एक तरीके से अगर कहा जाए तो जातीय समीकरणों को साधने की जो पुरजोर कोशिश की गई है 2 मोर्चों से, एक जहां पर हम राजभवन पे खड़े, एक राजभवन से जहां पर आज 7 नए चेहरों को शपथ दिलाई जानी है, और दूसरा एमएलसी के नाम तय कर दी। कभी कुछ देर पहले मेरी डॉक्टर संजय निषाद से बात हो रही थी, तो मैंने उनसे पूछा कि आपको निमंत्रण पत्र नहीं आया, तो उस वक्त वो कह रहे थे हमसे कि बहुत जल्दी ही उनकी बात हो चुकी है और जल्द ही कुछ ना कुछ नतीजा सामने आएगा। और बस 2 घंटे पहले की बात, उनके नाम का भी ऐलान हो गया, यानी ये बात तय हो गई कि संजय निषाद, उनको भले ही मंत्रिमंडल में शामिल ना किया गया हो, लेकिन निषाद पार्टी के खाते में भी एमएलसी की एक कुर्सी दे दी गई, यानी उनको भी संतुष्ट करने की कोशिश की गई है। अब आप देखिए जिस तरीके का ये पूरा जो पिक्चर क्रिएट की गई है, पिछड़ी की तमाम जातियों को, चाहे वो कुर्मी हो, निषाद हो, बिंद हो, मल्ला हो, इन तमाम जातियों को समेटने की कोशिश की गई। जाट गुर्जर समाज को भी समेटने की कोशिश की गई। ब्राह्मण समाज का भी एक चेहरा सामने रखा गया। पिछले तमाम जो अलग अलग जातियां थी वो भी, और दलितों को भी साथ में रखा गया। यानी आप देखिए, चाहे वो मंत्रिमंडल की लिस्ट हो या चाहे विधान परिषद सदस्यों की लिस्ट हो, ये पूरी लिस्ट इस बात को बताती है कि भारतीय जनता पार्टी की जो 3 दिन बैठक चली है, मैराथन बैठक जो चली है, कई घंटों तक बैठक चली है, उस पर जो रणनीति तैयार की गई है बिल्कुल साफ है कि विकास का तो चेहरा होगा, लेकिन जातिगत समीकरणों के सहारे ही भारतीय जनता पार्टी इस चुनाव में उतरने जा रही है। हर क्षेत्र और हर क्षेत्र में जो भी प्रभावशाली जातियां हैं, उन सबको सामने रख करके भारतीय जनता पार्टी चुनावी मैदान में उतरेगी। बिल्कुल, इसमें भी बीजेपी आगे नजर आती है, क्योंकि जो गठबंधन करने थे बीजेपी, उसमें बहुत तेजी से संजय निषाद के साथ अपना दल हो ही गया। लेकिन अगर हम अखिलेश यादव की बात करें, जब हमारे यहाँ मंथन में भी अखिलेश यादव आए थे, होगा, उन्होंने ये भी कहा आरएलडी से अभी होगा, वहां पर भी अभी गठबंधन कब तक उस पर मोहर लगेगी, कितनी सीटों पर बातचीत होगी, अभी वो भी तय नहीं है। तो सबसे ज्यादा तेज गति से इन चुनाव को लेकर के बीजेपी चलती नजर आती है। लेकिन समाजवादी पार्टी ये भी कह रही है, हेमंत जी, समय आपको शामिल कर रही हूँ, वो कह रही है कि 4.5 साल तो इन्होंने कोई काम किया नहीं और इसलिए मंत्रिमंडल विस्तार के जरिए अब जातिगत समीकरण को साधने की कोशिश हो रही है ताकि वोट मिल जाए। इन बातों का कोई फर्क पड़ता है सर? फर्क पड़ता है। इसको 1 मिनट बाद बताऊंगा। एक नई चीज बता दूं, क्योंकि आप दृश्य दिखा रही हैं राजभवन के भीतर के हॉल का, जहां शपथ होना है जी। अब जो आपके दर्शक लाखों करोड़ों देख रहे होंगे, उनकी जिज्ञासा दूर कर दूं मैं कि वो उनको जो विलंब हो रहा है, इस विलंब का बहुत ठोस कारण है। दरअसल 5:30 बजे तय हुआ था शपथ ग्रहण का कार्यक्रम, लेकिन पितृपक्ष चल रहा। आमतौर पर माना जाता है भारतीय जनता पार्टी धर्मभीर पार्टी है, जो पितृपक्ष जैसे जिसको अपशकुन काल कहते हैं, उसमें कोई शुभ कार्य नहीं करती है। अच्छा, पितृपक्ष के अलावा आज का दिन जो तय किया गया रविवार का 4 बजे से लेकर के 6 बजे तक राहु काल है।
तो अभी जो इंतजार हो रहा है मुख्यमंत्री और गवर्नर के आने का, संभवतः इसी कारण लंबा इंतजार किया जा रहा है कि 6 बजे के बाद राहु काल समाप्त होगा, उसके बाद शपथ ग्रहण की प्रक्रिया शुरू की जाएगी। ऐसा मेरी राजभवन की इस बात हुई थी, तो जिक्र कर रहे थे हमने कि ऐसा कैसे संभव, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी तो धर्म को शीर्ष पर रखती है अपने विचारों में, अपनी बातों में, अपने उद्देश्य में, अपने कर्म में। ऐसा कैसे हो गया? क्योंकि अधिकांश हिंदू ये मान के चलता है, एक तो पितृपक्ष में कोई शुभ कार्य नहीं होते, दूसरे अगर पितृपक्ष में होते भी हैं तो राहु काल में तो कदापि नहीं होते। मुझे लग रहा है कि विलंब जो है इसलिए हो रहा है। अब आपका जो मूल प्रश्न था अगर दोबारा कर दे तो उसका सवाल ये था कि समाजवादी पार्टी ये कह रही है कि 4.5 साल में इन्होंने तो काम किया नहीं कुछ, और इसलिए अब जातिगत समीकरणों को साधने के लिए इनको इस प्रकार चेहरों को शामिल करना पड़ रहा है, कुछ और मंत्री बनाने पड़ रहे हैं। इन बातों का चुनाव आते आते तक कोई असर रह जाता है, कोई फर्क पड़ता भी है जनता पर, वोट देने वाले लोगों पर? लगता है कि समाजवादी पार्टी अखिलेश यादव की बात कहने की आवश्यकता ही नहीं थी, क्योंकि वो भी यही करते हैं। उत्तर प्रदेश में अगर किसी भी दल को सत्ता के पास पहुंचना है तो उसको इस तरह के जो प्रयोग होते हैं, इस तरह की जो निहायत जरूरतें होती हैं, अनिवार्य आवश्यकताएं राजनीति की, जातीय संतुलन। आप देखिए बड़े बड़े लोग धर्म बहुत आदर्श की बात करते हैं राजनीति में, लेकिन जब कैंडिडेट देने की बात होती है तो गोंडा में वही कैंडिडेट देंगे अगर वहां 70,000 क्षत्रिय वोटर हैं तो प्रेफरेंस उनका रहेगा क्षत्रिय कैंडिडेट में। शाहगंज में अगर मान लीजिए 73,000 ब्राह्मण हैं तो वहां ब्राह्मण कैंडिडेट को प्रायोरिटी देते हैं। तो जाति स्वीकार करते हैं लोग, जानते हैं। कांग्रेस के भी आपने विनोद जी से बहुत बढ़िया सवाल किया था, कांग्रेस कहां चली गई? कांग्रेस इसलिए चली गई कि मंडल कमंडल की राजनीति का दौर जब 89 से शुरू हुआ उत्तर प्रदेश में, कांग्रेस ने अपना राष्ट्रीय चरित्र जो उसका था वो बनाए रखने की कोशिश की और दुविधा में रही। बाद में देखा कि सब कुछ गंवा चुके हैं तो फिर उन्होंने जाति धर्म पर भी काम करना शुरू किया, लेकिन तब तक लेट हो गया था। तो जिस भारतीय जनता पार्टी भी राष्ट्रीय दल है, भारतीय जनता पार्टी ने भी केंद्र में सरकारें बनाई अटल बिहारी वाजपेयी के नेतृत्व में, लेकिन भारतीय जनता पार्टी का जो नया निजाम है, जो नए मिजाज के सियासत करता है, उसको समझ में आ गया कि जब तक हम जाति नहीं पकड़ेंगे, जब तक हम ओबीसी और ब्राह्मणों को इंटैक्ट नहीं करेंगे, जब तक हम दूसरी जातियों के लोगों को, नेताओं को प्रमोट करके सामने नहीं लाएंगे, हम उनमें प्रवेश नहीं कर पाएंगे और हम मुकम्मल सरकार नहीं बना सकते। इसलिए आप देखिएगा 14 के बाद से लगातार भारतीय जनता पार्टी से बहुमत से नहीं आ रही है, थम्पिंग मेजॉरिटी से आ रही है, बहुत बड़े बहुमत से आ रही है। अच्छा, जब 2019 में निराशाजनक माहौल माना जा रहा था तो भी आई, लेकिन अखिलेश यादव ने जो सवाल उठाया उस पर निश्चित रूप से बात बनती है। देखिए सरकार के काम पर नाराजगी तो है, इसमें कोई शक नहीं, और भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व को इस बात का इल्हाम भी है। इसीलिए तो बाकी जो कल पुर्जे हैं सियासत के, जाति वगैरह के दुरुस्त किए जा रहे हैं। हाँ, लेकिन विनोद सर, लेकिन जो आप कह रहे हैं हेमंत सर, विनोद सर, बहुत सारे मौके थे, बहुत सारे मुद्दे थे जिनको देखते हुए ये तमाम पार्टियां जो एकजुटता की बात करती हैं, तमाम विपक्षी पार्टियां इतने मसले दे दिए थे खुद सरकार ने बैठे बिठाए। चाहे हम उत्तर प्रदेश की बात कर, अभी जब कोरोना काल गुजरा। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।